નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો CNBC બજાર અને હું છું જર્નાલ કંટી અને પ્રોપર્ટી ગુરુના આ ખાસ એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. તો આજના એપિસોડની અંદર આપણે નાઇટ ફ્રેન્ક ઇન્ડિયાના રિયલ એસ્ટેટ H1 2024 રિપોર્ટની ખાસ વાત કરવાના છે કે વર્ષના આ પહેલા 6 મહિના રેસિડેન્શિયલ અને ઓફિસ સ્પેસના માર્કેટ માટે કેવા રહ્યા. અને આ અંગે વધુ ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે જોડાયા છે નાઇટ ફ્રેન્કના નેશનલ डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी. विवेक जी, आपका स्वागत है CNBC बाजार पर. तो आपकी जो ये रिपोर्ट आई है उसके बारे में हम आज यहाँ पे डिस्कस करना चाह रहे हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पैन इंडिया में रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें तो H1 कैसा रहा है, अनसोल्ड इन्वेंट्री की स्थिति कैसी रही है, सेल्स की स्थिति कैसी रही है और नए लॉन्च की स्थिति कैसी रही है? हाँ, तो ये हाउसिंग मार्केट की जब हम बात करते हैं तो लास्ट 3 से 4 सालों में हम सभी ने देखा है कि हाउसिंग मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रहा है डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस को लेकर के। ये जो 2024 का साल है, पहले 6 महीनों का जो पीरियड है, जनवरी से जून का पीरियड, इसमें हमने ये रफ्तार बरकरार रहते हुए देखी है। H1 2024 का जो पीरियड है इस साल का, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो 11 साल के ऊंचाइयों पर है, जिससे ये समझ में आता है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनका रुझान अभी भी बना हुआ है प्रॉपर्टीज को लेकर के, खास करके ऐसे समय पर जहाँ पर प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है लास्ट 3 सालों में। उसी के साथ में होम लोन की इंटरेस्ट रेट्स जो है वो भी एक हाई लेवल पर ही रुकी हुई है करीब 1.5 साल से। तो ये माहौल देखा गया है डिमांड पर, सेल्स पर। और उसी के साथ में जब अगर हम डेवलपमेंट लैंडस्केप देखें, जो न्यू सप्लाई का माहौल है वहाँ पर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है माहौल। डेवलपर्स ने खूब तेजी से प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए सारे बड़े शहरों में, जिसकी वजह से ये देखा गया कि अनसोल्ड इन्वेंट्री का जो लेवल है वो मार्जिनली बढ़ा है, क्योंकि सप्लाई आगे रही है डिमांड से। लेकिन इसके बावजूद हम इसे कोई कंसर्न नहीं देख रहे हैं अभी तक, क्योंकि ओवरऑल जो इन्वेंट्री पोजीशन है सेल्स की पोजीशन के सामने वो एक कंफर्टेबल स्थिति दिखा रही है. ઓકે, તો આ 6 મહિનાનો સમય રિયલ એસ્ટેટ માટે ખાસ કરીને રેસિડેન્શિયલ માટે તો સારો રહ્યો છે. અનસોલ્ડ ઇન્વેન્ટ્રી જે છે ચોક્કસપણે વધી છે, પણ એટલી મોટી ચિંતાની વાત નથી, આપણને અહીં આગળથી વિવેકજીએ સમજાવ્યું છે. विवेक, अगर अब बात करें टिकट साइज़ या प्राइस के लिहाज से, अगर हम देखना चाहें तो कहाँ पे सेल्स और लॉन्च ज़्यादा बड़े हैं? तो जब हम पूरे मार्केट का मुआयना करते हैं तो देखने में ये आता है क्लियरली, जो प्रीमियम सेगमेंट है जिसे हम 1 करोड़ की ऊपर की बात कर सकते हैं और कुछ केसेस में 2 करोड़ के ऊपर के मकानों की बात। तो यहाँ पर जो 1 करोड़ के ऊपर वाला जो सेगमेंट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी देखी गई। जहाँ हमने बात की पूरे हाउसिंग मार्केट में, देश भर में जो टॉप 8 शहर है वहाँ पर करीब 1,75,000 घरों की बिक्री हुई है 2024 के इन 6 महीनों में, जो कि एक 11% का उछाल है। लेकिन अगर हम प्रीमियम सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पर 50% का उछाल है बिक्री में। ये दर्शाता है कि जो ट्रेंड है वो प्रीमियम सेगमेंट में ज़्यादा उभर कर आया है। प्रीमियम सेगमेंट के कंज्यूमर्स की खरीदने की क्षमता और इच्छा दोनों ही बरकरार है, जिसके वजह से ये ट्रेंड देखा गया है। साथ ही साथ डेवलपर्स ने भी इस सेगमेंट में काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, नई एमेनिटीज़, कंटेम्परेरी फैसिलिटीज़ के साथ में, जिसके वजह से ये हो पाया है। इसी के साथ में अगर देखें तो मिड सेगमेंट जो है, मिड सेगमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया है, जहाँ पर हम 50 लाख से 1 करोड़ की घरों की बात करें। लेकिन जो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट है, 50 लाख से कम कीमत के घरों की बात करें तो वहाँ पर वो सेगमेंट और श्रिंक हुआ है अपने एब्सोल्यूट लेवल्स में भी और शेयर में भी। ये एक ट्रेंड ऐसा है जो लास्ट 3-4 सालों से दिख रहा था। लेकिन अब ऐसा हो गया है मार्केट स्ट्रक्चर की, जो प्रीमियम सेगमेंट है वो करीब-करीब 50 से 60% बड़ा हो गया है अफोर्डेबल सेगमेंट के कंपैरिजन में, और करीब 25 से 30% मिड सेगमेंट से भी बड़ा हो गया है।
तो इस तरीके का माहौल सेल्स स्ट्रक्चर में देखा गया है इन टिकट साइज़ेस में। ઓકે, તો પ્રીમિયમ સેગમેન્ટના ઘરોના વેચાણ આપણને સૌથી વધારે વધતા દેખાયા છે। अब अगर हम विवेक जी बात करें शहरों के हिसाब से, टॉप शहरों में रेजिडेंशियल का परफॉर्मेंस कैसा रहा है? तो देखा ये गया है कि ये जो हाउसिंग मार्केट का मोमेंटम है, और हमने पहले भी इस पे बात किया था, ये केवल भारत का मुद्दा नहीं है, ग्लोबली हाउसिंग मार्केट्स में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहा है लास्ट कुछ वर्षों में। और भारत में भी अगर हम बात करें तो मुख्य जो शहर है जो इस स्टडी का पार्ट हुए हैं, उन सभी में तेज़ी देखी गई है। सारे ही मार्केट जैसे कि मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, इनमें अच्छी बढ़ोतरी देखी गई है सेल्स को लेकर के। एनसीआर जो मार्केट है वहाँ पर 2 से 3% की हमने कमी देखी है पिछले साल इन 6 महीनों के मुकाबले, जो एक जिसका कारण ये भी है कि भई पिछले साल इन 6 महीनों में बहुत रिकॉर्ड बिक्री हुई थी एनसीआर के हाउसिंग मार्केट में, जिसकी वजह से एक हाई बेस भी बना था। लेकिन ओवरऑल सारे ही बड़े शहरों में हम एक अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। इनमें अगर देखा जाए सबसे बड़े जो मार्केट कंट्रीब्यूटर्स हैं वो एनसीआर और मुंबई रहे हैं, जिन्होंने कुल मिलाकर के करीब 40-42% सेल्स में हिस्सेदारी करी है। इनके बाद में बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे बड़े मार्केट्स आते हैं, जिन्होंने करीब 15-17% कंट्रीब्यूट किया है सेल्स के लेवल में। और बाद में उस चेन्नई और अहमदाबाद, कोलकाता इस तरीके के मार्केट्स हैं। ઓકે, તો આપણે આ એક ખાસ અહીંયા કરતી શહેરોं પ્રમાણે ચર્चा करी। અને विवेक जी, अगर हम सिटी वाइज प्राइस मोमेंटम को देखना चाहे तो वो किस तरीके का रहा है? तो भावों का ट्रेंड जो अप मूव शुरू हुआ था लास्ट 3 सालों में, वो अभी भी बरकरार है। ग्रोथ रेट में ज़रूर कमी आई है, जो हमने 2022 और 2023 में देखा था, उसके मुकाबले जो ग्रोथ रेट्स है, वो इस साल ज़रूर कम हुई है। करीब 5 से 9% तक की बढ़ोतरी देखी गई। सबसे ज़्यादा बैंगलोर में 9% लास्ट 12 महीनों में देखा गया है भाव में बढ़ोतरी। और इसी के साथ में मुंबई, एनसीआर, इन मार्केट्स में करीब 5 से 6% की ग्रोथ देखी गई है लास्ट 1 साल में। ઓકે, તો આપણે અહીંયા આગળથી ટોપ 8 શહેરોની ખાસ કરીને અહીંયા આગળથી વાત કરી છે કે કઈ રીતનું પરફોર્મન્સ રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રનું રહ્યું છે, પછી એ લોન્ચની વાત હોય, સેલ્સની વાત હોય કે કિંમતોના વધારા ઘટાડાની વાત હોય। હવે આપણે એક थोड़ा शहर स्पेसिफिक बात करी लइए। विवेक जी, अहमदाबाद के रेसिडेंशियल की स्थिति हमें ज़रा समझाएंगे? यहाँ किस तरीके के लॉन्च के फ़िगर हमने देखे हैं? ये फ़िगर जब हम देख रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि यहाँ पे लॉन्च का जो फ़िगर है वो माइनस में मैं देख रही हूँ, और सेल्स 17% तक बढ़ा है। तो किस तरीके की स्थिति है? प्राइस में किस तरीके का चेंज आया है? तो अहमदाबाद में 2 चीज़ें हमने नोटिस की है। एक तो मार्केट का लेवल है वो बढ़ गया है लास्ट कुछ सालों में, जिसका मतलब ये है कि जो करीब-करीब 6 महीने के पीरियड में 5 से 7 हज़ार यूनिट्स बिकते थे अहमदाबाद में, अब उसी के मुकाबले करीब 10 से 11 हज़ार यूनिट्स बिकने लग गए हैं, जो एक कंप्लीट डबल हो गया है मार्केट का साइज़ कुछ सालों में। इस साल भी अ, छो 1 2 2024 का जो पीरियड रहा 6 महीने का, इसमें हमने बढ़ोतरी देखी, अ, सेल्स में भी देखी, और इसी के साथ में नए प्रोजेक्ट्स जो ऐड हुए हैं, उसमें भी हमने देखा कि बरकरार रहा। हाँ, ग्रोथ रेट कुछ ऊपर-नीचे हो सकता है लॉन्चेस में, क्योंकि अगर पिछले साल में बहुत लॉन्चेस हो गए हैं, तो एक बार का पीरियड ऑन पीरियड कम हो जाता है। भावों में अहमदाबाद एक बहुत ही अफोर्डेबल सिटी रहा है काफ़ी सालों से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत, लैंड अवेलेबिलिटी के तहत, और इसी के साथ में जो प्राइस ग्रोथ है, वो लिमिटेड रहा इस पीरियड में, पर्टिकुलरली मिड और लोअर सेगमेंट्स में।
તો આપણે અમદાવાદની ખાસ અહીંયા આગળથી જ્યારે વાત કરી રહ્યા છે તો અમદાવાદની અંદર ઘરોની માંગ જે છે એ ખૂબ વધતી દેખાય છે. સેલ્સના આંકડા આપણે જે રીતે જોયા ખૂબ સારો અહીંયા આગળથી આપણને ગ્રોથ જે છે અમદાવાદના રેસિડેન્શિયલની અંદર રહેતો દેખાયો છે. લગભગ જે રીતે વિવેકજી અહીંયા આગળથી જણાવ્યું કે અમદાવાદના ઘરોના વેચાણ વાર્ષિક ધોરણે જે થતા હતા પાછલા વર્ષની અંદર બમણા થઈને અહીંયા આગળથી આવતા દેખાયા છે. તો એક ખાસો ફાયદો અહીંયા આગળથી આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. તો રેસિડેન્શિયલની આપણે વાત કરીએ तो ऑफिस स्पेस नो मार्केट केवू बनी रह्यु छे. विवेक जी, अहमदाबाद का ऑफिस मार्केट की क्या स्थिति रही है? तो ऑफिस मार्केट जनरली हमने देश भर में देखा काफी स्ट्रॉन्ग है. अहमदाबाद में जैसे हम सालाना बात करते थे करीब 1 मिलियन स्क्वायर फीट की वॉल्यूम्स होती थी ऑफिस स्पेस में, लेकिन केवल इस 6 महीने के पीरियड में हमने करीब 1.7 मिलियन स्क्वायर फीट यानी करीब 17 लाख स्क्वायर फीट का काम होते हुए देखा है, जो दर्शाता है कि मार्केट का डेप्थ जो है अहमदाबाद का कमर्शियल रियल एस्टेट को लेकर के वो काफी बड़ा है. कई कारण हैं इसके. पहला जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लैंड अवेलेबिलिटी तो रही है जिसके वजह से क्वालिटी सप्लाई आ पाई है, लेकिन इसी के साथ में जो गवर्नमेंट का भी फोकस रहा है जॉब क्रिएशन को लेकर के, मैन्युफैक्चरिंग फोकस को लेकर के, उसका भी फायदा दिखा है. तो अगर कमर्शियल रियल एस्टेट के नज़रिए से देखें तो जो डोमेस्टिक कंजम्पशन को सर्व करने वाली कॉरपोरेट्स हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय कंज्यूमर्स को के लिए जो प्रोडक्ट्स डेवलप करती है, सर्विसेज डेवलप करती है, लोकल मार्केट में सेल करती है, ऐसी कंपनियों ने जमकर स्पेस ली है. करीब 75% स्पेस इन तरीके की कंपनीज से लिया गया है. बाकी 20 से 22% स्पेस फ्लेक्स स्पेस ऑपरेटर्स जो है, जिन्हें हम कोवर्किंग स्पेसेस भी कहते हैं, उन्होंने लिया है. कोवर्किंग की डिमांड अच्छी देखी गई है अहमदाबाद मार्केट में. उसके अलावा जैसे थर्ड पार्टी आईटी सर्विसेज जो हो गई, आईटी आउटसोर्सिंग वाली कंपनियां या उसी के साथ में जीसीसीज, उनका ट्रेंड अहमदाबाद में वीक रहा है. विवेक जी, हमने अहमदाबाद का रेसिडेंशियल मार्केट जाना, पैन इंडिया का रेसिडेंशियल मार्केट जाना. अब अगर हम पैन इंडिया के ऑफिस मार्केट की स्थिति की बात करें तो किस तरीके की स्थिति आपने पैन इंडिया में पाई है? तो पैन इंडिया ऑफिस मार्केट जो हमने लास्ट ईयर तक देखा था, 2023 तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माहौल उभर कर आया था, खास करके कोविड के एक्सपीरियंस के बाद, जहाँ पर ऑफिसेस का यूटिलाइजेशन एक समझिए वर्चुअली स्टैंड स्टिल पर आ गया था. 10-15% से ज़्यादा फिजिकल ऑक्यूपेंसी थी नहीं 2020-2021 में, लेकिन उसके बाद में जो अपमूव आया है फिजिकल ऑक्यूपेंसीज को लेकर के और कॉर्पोरेट्स का जो कमिटमेंट है वर्क फ्रॉम ऑफिस को लेकर के, इसी के मद्देनजर एक बढ़ोतरी साल दर साल हमने देखी. 2023 में अब देख लीजिए सेकेंड बेस्ट ईयर था, और 2024 में जो अभी आंकड़े आए हैं पहली 6 महीने के पीरियड में करीब 34 मिलियन स्क्वायर फीट यानी करीब 3.4 करोड़ स्क्वायर फीट का काम हुआ है इंडियन ऑफिस स्पेस मार्केट में, जो एक रिकॉर्ड लेवल है लास्ट 8-10 सालों का ऑफिस स्पेस डिमांड को लेकर के. अगर इसी तरीके से अगर ट्रेंड जारी रहता है तो हम अंदाज ये लगाते हैं कि 2024 एक ब्लॉकबस्टर ईयर होगा ऑफिस डिमांड के लिए. सप्लाई जो है ऑफिस स्पेस में ये आई है, लेकिन लिमिटेड रही है डिमांड के कंपैरिजन में. मुख्य कारण ये रहे हैं कि जो अनसर्टेनिटी बनी हुई थी लास्ट 3-4 सालों में ऑफिस स्पेस ऑक्यूपेंसी को लेकर के, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस को लेकर के, उसके वजह से डेवलपमेंट थोड़ा स्लो रहा ऑफिस स्पेस का. इसी के साथ में जो रेजिडेंशियल स्पेस में तेजी रही, उसके वजह से डेवलपर्स का भी रुझान रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल डेवलपमेंट को लेकर के ज़्यादा रहा है, जहाँ पर रिटर्न्स का पोटेंशियल अच्छा रहा डेवलपर्स के लिए. तो इसी के मद्देनज़र कमर्शियल ऑफिस स्पेस में एक सप्लाई को लेकर के चिंता जरूर बनी रही, लेकिन डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, क्योंकि मार्केट कुछ समय से स्पेसेस लेके चल रहा था, इसलिए वो डिमांड फुलफिल हो पाई.
लेकिन आते हुए समय पे हम देखते हैं कि इसके मद्देनज़र रेंट्स पे भी अब प्रेशर रहेगा और रेंट्स की भी बढ़ने की गुंजाइश रखते हैं। તો આપણે અહીં આગળથી કમર્શિયલ ઓફિસ સ્પેસની ખાસ કરીને અહીં આગળથી ચર્ચા કરી તો આ વર્ષ જે રહ્યું છે ઘણું સારું રહ્યું છે અને લગભગ આ દાયકાને માટે આ સર્વશ્રેષ્ઠ વર્ષ રહેતું દેખાઈ રહ્યું છે અને ઓફિસ સ્પેસની જ્યારે વાત કરીએ તો એક સપ્લાયની ચિંતા છે અને ડિમાન્ડમાં ઘણો મોટો વધારો દેખાયો છે જેને કારણે આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આવનારા સમયમાં ઓફિસ સ્પેસના રેન્ટમાં વધારો થતો देखाई શકે છે। चर्चा में आगे बढ़े विवेक जी, मुंबई का ऑफिस सेगमेंट कैसा रहा है? आप हमें डिटेल में बता पाएंगे कि H1 मुंबई के ऑफिस स्पेस के लिए कैसा रहा? ऑफिस स्पेस में जैसे लास्ट जैसे 1 से 1.5 सालों में मुंबई में ऑफिस ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा, ख़ास करके जो डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग जो कंपनीज़ है जो भारत के कंज़म्पशन स्टोरी को सर्व कर रही है और हेडक्वार्टर स्पेस कॉर्पोरेट ऑफिस जो इन्होंने सेट की है, वो अमूमन मुंबई जैसे शहरों में आते हुए देखी गई है। इसी के मद्देनज़र मुंबई में एब्ज़ॉर्प्शन ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है, करीब 6 से 7 मिलियन स्क्वायर फीट का डिमांड देखा गया इस पीरियड में। तो जो एक सालाना डिमांड का ट्रेंड रहता था कुछ सालों पहले तक, वो 6 महीने में कवर हो पाया है मुंबई में। जैसे मैंने बताया, इंडिया फेसिंग बिज़नेसेस है, इनका मेजर रुझान रहा स्पेसेस को लेकर के। इसी के साथ में फ्लेक्स स्पेस और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जिन कंपनियों ने सेट किए, उनकी भी डिमांड देखी गई मुंबई मार्केट में। कुछ मार्केट्स हैं जो मुंबई के बीकेसी, सेंट्रल मुंबई जैसे मार्केट्स जहाँ पर वैकेंसी काफ़ी अब लो है, जिसके चलते रेंटल्स पे भी अपवर्ड ट्रेंड देखा जा रहा है। ओके, तो मुंबईना रेसिडेंशियल मार्केटનો ग्रोथ પણ અહીં આગળથી सारो રહ્યો છે। तो विवेक जी, हम यहाँ पे अगर मुंबई के रेसिडेंशियल पे फिर से आते हैं और रेसिडेंशियल की बात मुंबई के लिए हम अगर स्पेसिफिकली कर लें, मुंबई का हाउसिंग मार्केट, रेसिडेंशियल का मार्केट कैसा रहा है? रेजिडेंशियल मुंबई एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट है अपने स्केल को लेकर के और रफ्तार को लेकर के भी। इन टर्म्स ऑफ सेल्स पूरे जो 1,75,000 अपार्टमेंट्स बिके हैं इस देश में, उसमें से करीब 40-42 हज़ार अपार्टमेंट्स केवल मुंबई शहर में बिके हैं। तो मुंबई के लिए भी ये एक रिकॉर्ड ईयर रहा है। जैसे मैंने बताया कि भावों की बढ़ोतरी और इंटरेस्ट रेट्स जो हाई लेवल पे आए हुए हैं, उसके बावजूद कंज्यूमर्स ने ओवरऑल इनकम लेवल्स के बढ़ते हुए ट्रेंड के सामने अफोर्डेबल पाया है और इसी वजह से कंज्यूमर्स का रुझान जारी रहा मुंबई में प्रॉपर्टी परचेज़ को लेकर के। हमने सेंट्रल सबर्ब्स, वेस्टर्न सबर्ब्स और थाने जैसे मार्केट्स में अच्छी सेल्स देखी H1 पीरियड में। ઓકે, તો આપણે મુંબઈના રેસિડેન્શિયલ માર્કેટની જ્યારે વાત કરીએ તો સેન્ટ્રલ સબર્બ, વેસ્ટર્ન સબર્બ અને થાણાની અંદર ઘરોના વેચાણ જે છે એ સારા પ્રમાણમાં થતા અહીં આગળથી દેખાયા છે। તો ઓવરઓલ આપણે જે આ નાઇટ ફ્રેન્કના રિયલ એસ્ટેટ રિપોર્ટ H1ની ખાસ કરીને અહીં આગળથી વાત કરીએ એના તારણોની આપણે જો સંક્ષિપ્તમાં વાત કરી લઈએ તો રેસિડેન્શિયલ હોય કે ઓફિસ સેગમેન્ટ બંનેને માટે આ વર્ષના 6 મહિના જે છે એ ઘણા સારા રહ્યા છે। ઓફિસ સ્પેસની ડિમાન્ડમાં પણ ઘણો મોટો વધારો થયો છે અને ઘરોના વેચાણમાં પણ ખાસો એવો ઉછાળો આપણને દેખાયો છે અને પ્રીમિયમ સેગમેન્ટના ઘરના વેચાણ ખાસા એવા વધતા અહીં આગળથી દેખાયા છે। तो विवेक जी, एक अच्छा मोमेंटम रियल एस्टेट अभी दिखा रहा है और अब जो हम बात कर रहे हैं बजट के कुछ दिन पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो क्या इस मोमेंटम को जारी रखने के लिए बजट में भी सरकार का फोकस रहेगा? बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं? जैसे मैंने बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर पर्टिकुलरली हाउसिंग और ऑफिस स्पेस की हमने बात की, इन दोनों ही सेगमेंट्स में ट्रेंड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है भावों को लेकर के भी और सेल्स वॉल्यूम को लेकर के भी। तो ओवरऑल लेवल पर मेरे हिसाब से जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग माहौल है, वहाँ पर लिमिटेड एक्सपेक्टेशंस होगी गवर्नमेंट से। लेकिन यहाँ पर कुछ सेगमेंट्स हैं जहाँ पर वीकनेस देखी गई है और गवर्नमेंट के अटेंशन की ज़रूरत है।
पर्टिकुलरली जैसे अगर हाउसिंग की बात करें तो हर भारतीय को घर मिले, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। गवर्नमेंट की भी फ्लैगशिप स्कीम जो चली है हाउसिंग फॉर ऑल वाली, उसके तहत काम चालू है लास्ट 9-10 सालों से। लेकिन फिर भी और काम करने की ज़रूरत है। इसी के लिए जैसे में हमने अफोर्डेबल सेगमेंट के सेल्स की भी बात की, जहाँ पे सेल्स कम हुए हैं लास्ट 6 महीनों के पीरियड में भी, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग में अगर नए पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए जाएँ, जा ताकि ये कंज़्यूमर्स के लिए सप्लाई भी बढ़े और इनकी खरीदने की क्षमता है, उस पर भी एक सपोर्ट मिले। तो उससे अफोर्डेबल हाउसिंग का जो ट्रेंड है, वो फिर से रिवाइव किया जा सकता है। बहुत ज़रूरी है उसे रिवाइव करना अगर हमें हाउसिंग फॉर ऑल वाला एजेंडा फुलफ़िल करना है तो। तो हो सकता है कि हम कुछ सालों के डिले को ज़रूर मान सकते हैं हाउसिंग फॉर ऑल एजेंडा के लिए, लेकिन मुमकिन है और गवर्नमेंट इस पर अगर इनिशिएटिव्स लाएगी, तो पूरे सेक्टर के लिए और कंज्यूमर्स के लिए भी बहुत खुशी की बात है। તો હાઉસિંગ ફોર ઓલ અને ખાસ કરીને અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટ પર આ બજેટમાં ફોકસ કરવામાં આવે એવી સંભાવના આપણને લાગી રહી છે। ત્યારે જ विवेक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ इस शो में जुड़े और आपकी इस रिपोर्ट के बारे में आपने चर्चा की, आपका धन्यवाद। તો આપણે એક નાઇટ ફ્રેન્કના ખાસ રિપોર્ટની વાત કરીએ અને બજેટથી આશાઓની પણ વાત કરી અને અહીંયા ઘણી બધી આશા અપેક્ષાઓ બનેલી છે। આપણે આની ચર્ચા આગામી એપિસોડની અંદર પણ કરીશું, પરંતુ આજના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ આપની રજા લઈશ, પરંતુ એ પહેલાં આપને ખાસ યાદ કરાવી દઉં કે આપના રિયલ એસ્ટેટને લગતા, ઘરના ખરીદ વેચાણને લગતા કોઈ પણ સવાલ હોય તો અમને ઈમેલ કરો। અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com પર। તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ। હાલ મને આપશો રજા। વધુ અપડેટ્સ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC બજાર। નમસ્કાર।